दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल के एक और वीडियो पर। और इस वीडियो के साथ हम एक नए विषय को शुरू कर रहे हैं और नए विषय के साथ हम एक नए सीरीज शुरू कर रहे हैं। अब तक हमने इस चैनल पर भारत के संविधान को पढ़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इंडियन पॉलिटी को समझा है। उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझे हैं और फिर चूंकि बिहार बीपीएससी का एग्जाम था तो हमने बिहार स्पेशल सीरीज किया है। इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी। जहाँ तक ज्योग्राफी का बात है, भूगोल का बात है, तो जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से। बहुत सारे क्वेश्चन मैप से आते हैं, मानचित्र से आते हैं और तीनों को हम अलग अलग करके एक एक सीरीज में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और चूंकि ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझना जरूरी होता है, तब जाकर के ही हम ज्योग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी तरफ जहां तक हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे करंट से जुड़ी हुई घटनाएं भी होते हैं, जैसे सुनामी का आना, चक्रवात का आना। तो इस तरह की चीजों को समझने के लिए भी हमें ज्योग्राफी का सहारा लेना पड़ता है। और इसी स्थिति में अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट की समझ बेहतर है, तो करंट से संबंधित जो इशू होते हैं, करंट से संबंधित जो घटनाएं होते हैं, इन घटनाओं को भी समझना आसान हो जाएगा। ज्योग्राफी को हम समझेंगे एक एक करके। पहला जो सीरीज है इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। और उसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी को समझेंगे और फिर मैप से जुड़ी हुई क्वेश्चन को, जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैप का मतलब कि लोकेशन, खास करके कि हमारे धरती पर कहाँ कौन सा चीज एग्जिस्ट करता है। तो आइए इस सीरीज के साथ ज्योग्राफी को शुरू करते हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। एक तो जियो और दूसरा ग्राफोस। ज्योग्राफी दो टर्म को मिलकर के बना हुआ है, जियो और ग्राफोस। और ये दोनों टर्म ग्रीक भाषा का शब्द है। ये दोनों जो टर्म है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। यानी कि ज्योग्राफी एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं। हालांकि ज्योग्राफी के जो अलग अलग विद्वान हुए हैं उन्होंने ज्योग्राफी को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है, पर हमें परिभाषा में ज्यादा उलझना नहीं है, हमें चीजों को समझना है। मुख्य रूप से अगर जहां तक हम ज्योग्राफी की परिभाषा की बात करें तो अगर हम सिंपल शब्दों में करें तो ज्योग्राफी को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन मानव निवास के रूप में, पृथ्वी का अध्ययन मानव निवास के रूप में, निवास के रूप में। मतलब ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। और किसके संदर्भ में? तो मनुष्य के संदर्भ में, क्योंकि मनुष्य सभी जीव जंतुओं में अगर हम बुद्धिमत्ता की बात करें तो इंसान की बुद्धिमत्ता सबसे उच्च है। और इंसान हमेशा कोशिश करता है कि पृथ्वी पर जितने संसाधन हैं, जितने जीव जंतु हैं, उसका उपयोग अपने सुविधाओं के लिए और अपने हित के लिए करे। इसी वजह से हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें होते हैं उसमें सेंटर में कहीं ना कहीं मनुष्य है। और जब हम पृथ्वी का अध्ययन मनुष्य को केंद्र में रख करके करते हैं कि समुद्र क्यों मनुष्य के लिए लाभदायक है, समुद्र का प्रभाव मनुष्य के जीवन पे क्या पड़ता है, या जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, उसका प्रभाव मनुष्य पर क्या होता है, जो भू आकृति है
उसका प्रभाव मनुष्य पर क्या होता है, जो फॉरेस्ट है, जंगल है, इनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पे क्या पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हम ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। दूसरे तरफ अगर हम देखें तो ज्योग्राफी में हम मुख्य रूप से ये चीज समझते हैं, एक तरफ इंसान मनुष्य और दूसरी तरफ होता है पर्यावरण। मनुष्य हमेशा कोशिश करता है कि पर्यावरण को अपने हित में किस तरह से उपयोग किया जाए, यानी कि कहीं पे अगर जंगल है तो मनुष्य का कोशिश रहता है कि इस जंगल का अधिक से अधिक किस तरह से फायदा लिया जाए, यानी कि जो जंगल है इसको प्रभावित करने का काम करता है मनुष्य। दूसरे तरफ हम ये भी देखते हैं कि पर्यावरण भी मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। नहीं, जब भी किसी तरह की पर्यावरण से संबंधित घटनाएं होते हैं तो इससे मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है। अगर कोई व्यक्ति जो पहाड़ है या जो पठारी क्षेत्र है इसको खनन के लिए उपयोग कर रहा है, वहां पे अपना बस्ती बसा लिया है, तो मनुष्य कोशिश करके पर्यावरण को जरूर बदल दिया है, पर उसी पर्यावरण में अगर कोई ऐसे घटना होता है जिससे कि मनुष्य के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो पर्यावरण भी मनुष्य को प्रभावित करता है। और ज्योग्राफी में हम मनुष्य और पर्यावरण यानी कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच जो एक तरह का क्रियाएं होते हैं इन्हीं चीज को समझते हैं। देखिए, जो ज्योग्राफी शब्द है इसका सबसे पहला प्रयोग इरेटोस्थनीज नाम के विद्वान ने किया था। एक ग्रीक विद्वान थे इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज नाम का एक ग्रीक विद्वान थे, इसके द्वारा सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था। इस वजह से जो इरेटोस्थनीज है इसको कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी के पिता के रूप में इरेटोस्थनीज को जाना जाता है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसके हम जनक को या फादर को जानते हैं, जैसे बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक वैसे ही ज्योग्राफी में जो फादर ऑफ ज्योग्राफी का उपाधि जिस व्यक्ति को मिला है वो है इरेटोस्थनीज। पर जहां तक मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर का बात है तो वो कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। इसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, आधुनिक ज्योग्राफी का पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। नहीं, तो ये ज्योग्राफी से संबंधित चीजें हो गया जिनमें कि हमने ज्योग्राफी की परिभाषा को समझा। हम ये समझा कि ज्योग्राफी के फादर किसको कहा जाता है। अब देखिए, जो ज्योग्राफी है इसको अलग अलग ब्रांच में बांटा गया है। जिस तरह से हम जब साइंस पढ़ते हैं तो उसको मुख्य रूप से 3 ब्रांच में बांटते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और तीनों ब्रांच में अलग अलग घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक वैसे ही जो ज्योग्राफी है इसके भी सुविधा के अनुसार कई अलग अलग ब्रांच में बांटा गया है, कई अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है। पर शुरू में ही जैसे कि हमने बात किया कि ज्योग्राफी का अध्ययन हम जब भी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इससे मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मनुष्य को सेंटर में रख करके ही हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। जहाँ तक पृथ्वी की बात है तो पृथ्वी का ही अध्ययन करना है ज्योग्राफी में। तो पृथ्वी हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उनका बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो सबसे पहला जो ज्योग्राफी में हमें चीजें समझना है वो है एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान। और इसको हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इसमें हम ये चीज समझेंगे कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, इसका उत्पत्ति किस तरह से हुआ, इस ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे और फिर अलग अलग ब्रांच को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एस्ट्रोनॉमी से कि एस्ट्रोनॉमी क्या है
और इसमें किस तरह की चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ज्योग्राफी में जहां तक बात है तो सबसे पहले हम जिस चीज को समझेंगे वो है खगोल विज्ञान। ज्योग्राफी में सबसे पहले जिस चीज को पढ़ेंगे वो है खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी एक होता है एस्ट्रोलॉजी, जिसका मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान, और ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत तारे नक्षत्र का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर क्या पड़ता है, इन सब चीजों को हम समझते हैं। पर यहाँ हम एस्ट्रोनॉमी समझ रहे हैं, इनमें मुख्य रूप से हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। इसमें हम क्या समझते हैं, इसमें हम समझते हैं ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड का अध्ययन नहीं, यूनिवर्स का अध्ययन करते हैं। इसमें हम यूनिवर्स का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला चीज यही होता है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ब्रह्मांड, या जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, ये भी यूनिवर्स है क्या। नहीं, जहां तक यूनिवर्स की बात है तो इसको आसान भाषा में अगर हम कहें तो जितने भी आकाशीय पिंड है ये सभी के सभी यूनिवर्स का हिस्सा है। नहीं, यूनिवर्स अनंत है, इन्फिनाइट है। इसमें आता है जितने तारे हैं, तारे आते हैं, ग्रह, उपग्रह, ये सब चीज यूनिवर्स के अंतर्गत आता है। तो यूनिवर्स के अंतर्गत क्या सब आएगा, एक तो सभी आकाशीय पिंड, सभी आकाशीय पिंड आता है। नहीं, उसके बाद ऊर्जा, फिर टाइम, ये सभी के सभी चीज किसमें आता है, यूनिवर्स में आता है, ब्रह्मांड में आता है। ब्रह्मांड बहुत ज्यादा ही विस्तृत है। देखिए, जिस तरीके से पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, एक प्लैनेट है, और पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का एक सदस्य है। और इस तरह के सोलर सिस्टम, जब बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलते हैं तो उससे बनता है गैलेक्सी। अगर हम देखें तो हमारा पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, और इस ग्रह, कई सारे ग्रह को मिला करके और एक स्टार को मिला करके बनता है सौर मंडल, सोलर सिस्टम। और कई सारे सोलर सिस्टम को मिला करके मिलता है एक आकाश गंगा, गैलेक्सी, गैलेक्सी। और कई सारे गैलेक्सी को जब एक साथ मिलाते हैं तो इससे बनता है ब्रह्मांड, इससे बनता है यूनिवर्स। और इसी यूनिवर्स के अध्ययन हम जिसमें कहते हैं, उसको कहते हैं खगोल विज्ञान। तो जहां तक यूनिवर्स की बात है तो ये बहुत ज्यादा विस्तृत है। इसके अंतर्गत बहुत सारे आकाशीय पिंड आते हैं, जितने ऊर्जा है सारे ऊर्जा आते हैं। टाइम भी यूनिवर्स का ही हिस्सा है। स्पेस, अनंत स्पेस जो फैला हुआ है, ये भी यूनिवर्स का हिस्सा है। तो ये चीजें हम पढ़ते हैं यूनिवर्स के भागों में। और अगर हम यूनिवर्स में देखें तो यूनिवर्स में सर्वाधिक संख्या है स्टार का। इस ब्रह्मांड में जिस चीज की संख्या सबसे ज्यादा है वो है स्टार। हम समझेंगे कि एक स्टार और प्लैनेट में क्या अंतर होता है और क्या विशेषता होती है जो एक स्टार को प्लैनेट से अलग करता है। इन सारी चीजों को समझेंगे, पर अभी इतना समझ लीजिए कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें कि प्लैनेट है, स्टार है, सैटेलाइट्स हैं, और ये सभी चीज मिला करके ये यूनिवर्स बना हुआ है। और इस यूनिवर्स का सबसे छोटा हिस्सा हम ये कहें
तो पृथ्वी है। पूरे यूनिवर्स के अनुपात में पृथ्वी का कोई बहुत बड़ा भूमिका नहीं है, पृथ्वी का कोई बड़ा औकात नहीं है। पर विशेषता यह है कि अब तक जितने भी आकाशीय पिंड मिले हैं, इन सभी पिंडों में केवल और केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसे प्लानेट है, ऐसे आकाशीय पिंड है जिस पर जीवन संभव है। इसलिए पृथ्वी यूनिक है अपने आप में। और पृथ्वी के अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि आखिर पृथ्वी अनंत ब्रह्मांड का एक हिस्सा होने के साथ साथ हमारे पृथ्वी के और बाकी जो ग्रह है इन सब की विशेषताएं क्या होता है। अब ये सवाल उठता है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, इसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ? क्या हमेशा से यूनिवर्स ऐसा ही था या एक निश्चित समय अवधि के दौरान इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ, इस यूनिवर्स का उत्पत्ति हुआ? इस चीज को लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने कई बातें कही है। इसको लेकर के कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं कि यूनिवर्स का उत्पत्ति आखिर कैसे हुआ है। और उन्हीं सिद्धांतों में से कुछ सिद्धांत को हम समझेंगे। अगर हम ये कहें कि यूनिवर्स के बारे में जितने भी सिद्धांत है उसमें से कि मोनो स्टार थियरी है, डुअल स्टार थियरी है, बिग बैंग थियरी है, पर इन सारे सिद्धांतों में से उसके बाद नेब्यूला थियरी है, निहारिका सिद्धांत है, इन सभी सिद्धांत में से वर्तमान समय में जिस एक सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्यता मिला है और जिस एक सिद्धांत से लगता है कि कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स की उत्पत्ति को समझ सकते हैं, वो है बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थियरी। तो आइए अब हम समझते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के उत्पत्ति किस तरह से हुआ, खास करके बिग बैंग थियरी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा गया है, इन चीजों को समझते हैं। ब्रह्मांड के उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई तरह के सिद्धांत दिए गए हैं। इन सिद्धांत में से वर्तमान समय में जिस सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्यता मिला हुआ है वो है बिग बैंग थियरी, महाविस्फोट सिद्धांत। तो आइए अब हम महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में समझते हैं। बिग बैंग थियरी, महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जिन सिद्धांत को वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है वो है बिग बैंग थियरी। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। जॉर्ज लेमेत्रे एक व्यक्ति थे और ये बेल्जियम के एक पादरी थे। बेल्जियम के एक पादरी। पादरी कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो चर्च का प्रधान हो या चर्च में जो धार्मिक रूप से सक्रिय व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है पादरी। जिस तरह से हिंदू धर्म में संत महात्मा होते हैं, मुस्लिम धर्म में मौलाना होते हैं, ठीक वैसे ही जो ईसाई धर्म है उस ईसाई धर्म में जो व्यक्ति धर्म के जानकार होते हैं, पूजा पाठ में लगे होते हैं, ईसाइयत में, क्रिश्चियनिटी में, उन व्यक्ति को कहा जाता है पादरी। यूरोप में एक ऐसा समय था जब पुनर्जागरण हो रहा था और हर चीजों को विज्ञान की नजरों से देखा जा रहा था, हर चीजों पे तर्क किया जा रहा था।
पुराने मान्यताएं खंडित हो रहा था, उसी दौरान एक व्यक्ति हुए जॉर्ज लेमेत्रे, उन्होंने इस यूनिवर्स के उत्पत्ति के लिए एक नया सिद्धांत दिया जिसको कहा गया बिग बैंग थियरी। पर इस सिद्धांत को व्याख्या करने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है वो है रॉबर्ट वैगनर। व्याख्या जिस व्यक्ति ने किया वो कौन थे? इसका व्याख्या किया था किसने? रॉबर्ट वैगनर ने। रॉबर्ट वैगनर, इस सिद्धांत का व्याख्या किया गया था रॉबर्ट वैगनर के द्वारा। तो ये कुछ बातें हो गया किससे संबंधित? बिग बैंग थियरी से संबंधित। अब हम ये चीज समझते हैं कि आखिर इस बिग बैंग थियरी में उन्होंने किस तरह से समझाया कि ये यूनिवर्स बना कैसे। क्योंकि सिद्धांत देने वाले के बारे में तो हम जान चुके हैं, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जॉर्ज लेमेत्रे किस तरह से समझाने का प्रयास किया कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। अगर हम बिग बैंग थियरी की बात करें, बिग बैंग थियरी की बात करें और खास करके इसके कॉन्सेप्ट को देखें कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया गया बिग बैंग थियरी में, तो इसमें पहला जो चीज कहा गया, पहला चीज उन्होंने कहा कि शुरू में क्या था? पदार्थों से निर्मित एक बहुत ही छोटा गोलक। बिग बैंग सिद्धांत देने से पूर्व जॉर्ज लेमेत्रे ने इस चीज की कल्पना किया कि वर्तमान में जितने भी चीजें ब्रह्मांड का हिस्सा है, चाहे वो पदार्थ हो, एनर्जी हो, ये सब के सब जो था एक छोटे से गोलक में था, एक बहुत ही छोटे से गोलक में था। नहीं, इस गोलक का जो डेंसिटी है यानी कि घनत्व है, इस गोलक का डेंसिटी यानी कि घनत्व इन्फिनिट था। नहीं, डेंसिटी बहुत ज्यादा था इस गोलक का। इस गोलक का डेंसिटी बहुत ज्यादा था। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई वस्तु, मतलब ऐसे चीज समझ लीजिए कि अगर हम समान आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं और एक लोहे का टुकड़ा लेते हैं, तो दोनों टुकड़े में सबसे ज्यादा जो वेट होगा, सबसे ज्यादा जो मास होगा वो किसका होगा? तो लोहे का गोला का। इसका मतलब क्या हो गया कि लोहे का घनत्व लकड़ी की तुलना में बहुत ज्यादा है। और जिस भी पदार्थ का घनत्व ज्यादा होता है, अगर हम समान आकार के दूसरा पदार्थ लेते हैं और कंपेयर करते हैं दो पदार्थों में, तो जिसका जितना घनत्व ज्यादा होगा उस पदार्थ का मास भी उतना ही ज्यादा होता है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि शुरू में क्या था कि ब्रह्मांड जिन भी चीजों से मिलकर के बना हुआ है, ब्रह्मांड दो ही चीजों से मिलकर बना हुआ है मुख्य रूप से, एक तो पदार्थ और दूसरा एनर्जी। इसके अतिरिक्त तो कुछ है नहीं ब्रह्मांड में। तो इन्होंने ये परिकल्पना किया कि ये सभी की सभी चीजें कभी न कभी एक छोटे से गोलक में था और इस गोलक का डेंसिटी इन्फिनिट था और इसका तापमान भी क्या था? इसका तापमान भी इन्फिनिट था। इसके बाद इन्होंने कहा कि आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले, आज से करीब 13.8 अरब वर्ष पहले आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व, आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व इस छोटे से गोलक में एक विस्फोट हुआ। नहीं, एक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के बाद
जितने भी चीजें उस छोटे से गोलक में बंद था, उस छोटे से बॉल में बंद था, वो सभी मटेरियल क्या हो गया कि फैलना शुरू हो गया। इसके साथ ही क्या हो गया, विस्फोट के बाद, विस्फोट मतलब एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और इसके बाद विस्तार शुरू हो गया, विस्तार शुरू हो गया। और विस्तार होते होते शुरू में सभी के सभी चीजें गैस के फॉर्म में था। जैसे जैसे समय बीतता गया वो गैस ठंडा होते चला गया और ठंडा होने के साथ साथ वो एक दूसरे को अपने ओर अट्रैक्ट किया और एक समय ऐसा आया जब स्टार बना। और फिर कई जो ब्रह्मांड के जो चाहे वो ग्रह हो उपग्रह हो, इन सब चीजों का निर्माण हुआ और ये जो ब्रह्मांड आज हम देखते हैं, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो ये मुख्य रूप से सिद्धांत है किसका, बिग बैंग थियरी का। बिग बैंग थियरी कहता है कि आज ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं वो कभी एक बहुत ही छोटे से बॉल में था, उस बॉल का डेंसिटी बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। अचानक 13.8 अरब वर्ष पहले उस बॉल में विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद उस बॉल के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, सारे के सारे पदार्थ बिखरना शुरू होते हैं और फैलने फैलने लगते हैं। समय के साथ क्या होता है कि उसका टेम्परेचर कम होता है, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित होते हैं, उसका घनत्व बढ़ते चला जाता है और वो एक पिंड का स्वरूप ग्रहण करते हैं। उन्हीं चीजों से आज का स्टार, प्लैनेट, इन सब चीजों का निर्माण हुआ है। और वर्तमान में ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसके विस्तार वर्तमान में भी हो रहा है, यानी कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। और इस चीज को प्रूव करने का प्रयास किया एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था एडविन हबल। एडविन हबल ने ये कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी हो रहा है। नहीं, जो विस्फोट होने के बाद चीजें फैलना शुरू हो गया, वो अभी भी फैलते ही जा रहा है। तो इस तरीके से हमने बिग बैंग थियरी को समझा और ये ज्योग्राफी का पहला क्लास है। इसके बाद हम समझेंगे स्टार के बारे में कि चूंकि ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या स्टार का है, तो पहले हम ये चीज समझेंगे कि स्टार क्या होता है, तारे क्या होते हैं, ये ग्रह से, प्लैनेट से क्यों अलग होते हैं, इस तारे का निर्माण किस तरह से हुआ, किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ। और फिर उसके बाद तारे के प्रकार को समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि जब तारे का उम्र बहुत ज्यादा हो जाता है, जब एक तारे की उत्पत्ति होता है तो उस समय उसका स्थिति किस तरह का होता है और तारे से प्रकाश और ऊष्मा क्यों उत्सर्जित होता है, इन सारे चीजों को हम समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।